हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। तो लेट अस स्टार्ट। आप लोग हो सके तो लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज 5 से 10 मिनट में हम लोग डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस कंप्लीट कर देते हैं। तो आज का पहला आर्टिकल ये है कि केरला के गवर्नर ने जब असेंबली को एड्रेस किया, ट्रेडिशनल एड्रेस होता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नर करते हैं, उसके दौरान उन्होंने ऐसे कई स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट के इश्यूज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे उसको भी विदाउट एनी हेजिटेशन रेज किया है, जो एक अलग टाइप का फिजिकल फेडरलिज्म और प्रेस फ्रीडम दोनों सारे मुद्दों को हाईलाइट किया है। तो ये डिफरेंट एक एस्पेक्ट दिखाता है अपने पॉलिटी का, बिकॉज गवर्नर इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय सेंटर। उसके बियॉन्ड जाके रिसेंटली अभी तमिलनाडु गवर्नर ने जो इशू किया था कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट दिया हुआ कुछ पॉलिटिकल मुद्दों को रेज नहीं किया था ड्यूरिंग द असेंबली, उसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हुआ था और उन्होंने वॉकआउट भी किया था। पर उसके विपरीत एक ट्रेंड देखने मिला केरला में। उसके रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट है, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। इस आर्टिकल में आपको जरूर पढ़िएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, प्रेस फ्रीडम और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में ऐसे पॉइंट्स को एड्रेस किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज में रहा है पिछले कई सारे टाइम में, तो उस पर इजीली 10 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है मेंस में भी। तो अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक वुमन को टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी अलाउ किया 33 वीक प्रेगनेंसी में। जनरली 20 वीक्स के बियॉन्ड जाके मेडिकल बोर्ड का परमिशन चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। उसके बियॉन्ड कुछ जजमेंट ऐसे हुए जो 24 वीक्स में अलाउ किया गया एक मणिपुरी वुमेन को लास्ट ईयर में कुछ ट्रेंड्स में। और इस साल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 33 वीक प्रेगनेंसी अलाउ किया बिकॉज वुमेन बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटी देखी गई पहले से। तो ऐसा अलाउंस के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इसमें कहाँ स्टैंड करता है, उसके लिए आर्टिकल आप फुल रीड कीजिएगा एक बार, बिकॉज इट विल गिव यू अ सेंस कि किस टाइप का चैलेंजेस प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने में इंडिया में फेस होता है। एक वुमेन का रिप्रोडक्टिव राइट्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके डिबेट को ये हाईलाइट करता है। तो ये आर्टिकल रीड करना वर्थ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल देखिए एडिटोरियल पेज में। आज अनोखा बात यह है कि एडिटोरियल पेज में 2-3 रेलिवेंट आर्टिकल ऐसे मिले जिसको पढ़ा जा सकता है। तो पहला आर्टिकल ये है कि मेंस्ट्रुअल, अब देखिए मेंस्ट्रुअल लीव जो है अभी कुछ कोचिंग यूनिवर्सिटी में मेंस्ट्रुअल लीव अलाउ किया है चिल्ड्रन वुमेन के लिए, अगर और इसी एट द सेम टाइम मैटरनिटी लीव भी अलाउ किया गया कोई केरला में किसी यूनिवर्सिटी में। तो ये किस बात को हाईलाइट करता है, इस टॉपिक में इस आर्टिकल में डिस्कस्ड है मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में। उसके कई सारे प्रोज एंड कॉन्स है अपने आप में, बट वो कैसे सिग्निफिकेंस प्ले करता है सोसाइटी में उसको कंपेयर किया गया है कुछ जापान और साउथ कोरिया के सोसाइटी से भी। एंड हाउ वी जनरली इन इंडियन सोसाइटी ट्रीट दिस पीरियड लीव एज सच, और कैसे एक वुमन के प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट करता है उसको सिग्निफाई करता हुआ ये आर्टिकल है। इसलिए आर्टिकल रीड करना वर्थ है इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वुमेन इंपावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल स्टडीज पेपर 1 के टॉपिक में रेलिवेंट बनता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल ये है, देखिए ये वुमेन से रिलेटेड वाला बात ही चल रहा है। वुमेन इन पॉलिटिक्स या वुमेन इन पावर या वुमेन इन लीडरशिप पोजिशन या वुमेन इन वर्क प्लेस, कैसे उनको हार्ड चॉइसेस मेक करने पड़ते हैं बिटवीन द प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, एंड हाउ डिफरेंट चैलेंजेस इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मेल डोमिनेटेड प्रोफेशंस like politics and issues of glass ceilings, how they prevent them to grow and impose them on the obligation to decide between their personal and professional life throughout the time। कि ये पूरा इशू हाईलाइट इसलिए हुआ कि रिसेंटली न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर आर्डन ने रिजाइन किया और शी वांटेड टू गो बैक टू हर नॉर्मल लाइफ। तो व्हाट दिस इम्पैक्ट माने क्या क्या दर्शा रहा है वुमेन चैलेंजेस के बारे में, उसके लिए प्रियंका चतुर्वेदी जो खुद एक पॉलिटिकल लीडर है, राज्यसभा एमपी है शिवसेना की, उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू दर्शाया। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको पूरा एस्पेक्ट से कवर किया गया वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आर्टिकल भी जरूर पढ़िए। इससे देखिए जैसे मैंने बताया दोनों आर्टिकल से वुमेन इंपावरमेंट वाला टॉपिक भी कवर होता है, फिर वुमेन इन पॉलिटिक्स वाला टॉपिक भी कवर होता है, वुमेन इन प्रोफेशनल वर्क प्लेस में भी ये टॉपिक कवर होता है। तो ये 3 एस्पेक्ट को ये दोनों आर्टिकल हाईलाइट करते हैं, इसको डेफिनेटली आप रीड कीजिएगा। इससे आपको इंडियन सोसाइटी का वुमेन रिलेटेड एस्पेक्ट जो है, वुमेन चैलेंजेस जो फेस कर रही है, वो होलिस्टिकली कवर हो सकता है आपका। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। अगला पेज इकोनॉमी का। देखिए इंडियन इकोनॉमी में 2-3 की आर्टिकल है आज जो हम लोग पढ़ना चाहिए। पहला ये है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये स्कीम जो गवर्नमेंट ने कोविड के दौरान चलाया था, एसबीआई की रिपोर्ट के द्वारा ये पता चला है कि इस स्कीम के तहत 14.6 लाख एमएसएमई जो है वो डिफिकल्ट टाइम से बाहर आ गई है बिकॉज ऑफ दिस स्कीम। तो स्कीम का बेनिफिट्स क्या है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जनरल स्टडीज 1 में और कुछ हद तक जनरल स्टडी 3 में भी इस स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है मेंस में 10 मार्कर में, बट इतना स्ट्रांग नहीं है मेंस के लिए। उल्टा प्रीलिम्स में इसका कुछ एस्पेक्ट लिखा जा सकता है। इनफैक्ट मेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं इन योर आंसर। फर्स्ट का 10 मार्कर पुटने का चांसेस कम है, बट इसको मेंस में एज अ फॉर्डर पॉइंट, एज एन एग्जांपल, टू सब्सटेंशिएट योर पॉइंट्स आप इस स्कीम का नाम डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। एमएसएमई के एम्पावरमेंट में जहां भी बात आएगा वहां पे डेफिनेटली रेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ डेटा मिल जाएंगे इसमें एमएसएमई से रिलेटेड, फिर कैसे उद्यम पोर्टल है, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ, वो कैसे बेनिफिट कर रहा है एमएसएमई को, और हो सकता है हम लोग एमएसएमई रिवॉल्यूशन इंडिया में देख रहे हैं, ऐसा एसबीआई की रिपोर्ट ने बताया।
इसमें एक प्लेटफॉर्म का बात किया उद्यम पोर्टल, और उसके बाद सीडीबी ने भी एक प्लेटफॉर्म बनाया था एमएसएमई के बेनिफिशियल के लिए, उसका भी मेंशन किया है। उनको आप लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली याद रखिएगा। अब देखिए, आपको पता होगा कुछ दिन पहले एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी है, उसमें कुछ लैप्सेस हुए थे। जैसे कि ये पता चला था कि उन लोग ने कुछ प्रेफरेंशियल कोलोकेशन केस एक हुआ था, जिसमें प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया था एनएससी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को। उसमें एक स्कैम होने की वजह से वहाँ के जो सीईओ है एनएससी को, उसको उन पे केस लगा था, और उस पे सेबी ने कुछ सुनवाई किया था कि भाई इसमें इन लोग को ये करना चाहिए, ये फाइन भरना चाहिए और ये प्रिकॉशन, ये मेजर्स लेने चाहिए। बट सैट ने सेबी को भाई कान खींचा, भाई सेबी आप क्या कर रहे हो? एनएससी ने गलती की, आप लोग एनएससी को बोला कि आप इन्वेस्टिगेट करो, और फिर आप लोग सजा सुना रहे हो, गलत बात है। आपको खुद एनएससी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहिए था। तो सैट बेसिकली क्या है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये एक ट्रिब्यूनल है, इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल आपको समझना है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस टाइप का बॉडी है वो समझना है। एंड सेकंड, आपको ये समझना है कि इस पूरे केस में क्या-क्या की एस्पेक्ट को इन्होंने टच किया, जैसे कि पीएफयूटीबी रेगुलेशन है, ये क्या होता है, डब्ल्यूटीएम कौन होता है, सेबी होल टाइम मेंबर होते हैं, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। एक क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, उसमें 4-5 स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें 1-2 स्टेटमेंट ये बन सकता है। आईपीईएफ क्या होता है, इसमें फंड डालने को बोला गया है एनएससी को ऑफ 100 करोड़, और इसके रिगार्डिंग क्या डिसीजन है ट्रिब्यूनल का, उसके एस्पेक्ट को कवर करता हुआ ये आर्टिकल है। इसको डेफिनेटली हाइलाइटेड पार्ट को रीड कीजिए, आपको सिक्योरिटीज मार्केट का थोड़ा अवेयरनेस बनेगा और साइट के बारे में एक अवेयरनेस बनेगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। फिर एनएआरसीएल का बात करते हैं हम लोग। एनएआरसीएल क्या है, एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्राइवेट कंपनी, एक गवर्नमेंट लेड कंपनी है, जो जितने भी बैड लोन्स है उसको स्ट्रेस्ड अकाउंट को वो कंपनी को ट्रांसफर किया जाता है, ताकि बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंक जो है, जो बैंक लेंडर्स हैं, वो अपने एनपीए को, बैलेंस शीट को वर्कआउट कर सके और उनका जो लाइबिलिटीज है वो कम हो सके। उसको दर्शाते हुए एनएसआरसीएल ने पहला एक स्ट्रेस्ड अकाउंट क्लोज किया है, जिसमें आईडीबीआई बैंक ने लीड किया था। उसमें कुछ टारगेट्स भी मेंशन किए गए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल में, पर समझना ये एनएआरसीएल का क्या फंक्शन है, उसमें कैसे वो एसेट को एक्वायर करता है। लाइक इसमें लिखा है 15% कैश एंड 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। तो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स क्या होता है, ये अपने आप में प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। फिर इस स्कीम के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था इसको बजट में, तो उसके बारे में का रेफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कब ये अनाउंस हुआ था। जीएनपीए रेशियो क्या होता है, एनपीए क्या होता है, उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट की क्या-क्या स्कीम्स हैं, क्या-क्या इनिशिएटिव्स हैं, ये आपके मेंस के एस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, फिर बाकी एस्पेक्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो रिलेवेंट पार्ट आप लोग रीड कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा। फिर इन्वेस्टमेंट विया पी नोट्स के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता था, वो थोड़ा ड्रॉप हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, 96,292 करोड़ हुआ है, इतना इस वैल्यू पे आ गया है। तो आपको समझना पी नोट्स क्या, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है। फिर पी नोट्स का कॉन्सेप्ट समझिए। पी नोट्स क्या होता है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है जो डायरेक्टली बिना सेबी में रजिस्टर किए अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो पी नोट की तरह इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें इशू क्या है, अभी गवर्नमेंट समझती है कि कुछ पैसा इंडिया से लेके टैक्स हेवन में जाता है, फिर वहां से कुछ इन्वेस्टर्स वापस उस मनी को रूट करते हैं इंडिया के अंदर। तो एक चैलेंज है, बिकॉज ये मनी को हम लोग, इसका सोर्स हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते। हो सकता है कोई इलीगल तरीके से पैसा वहां पहुंचाओ, बट इंडिया इसको रोक क्यों नहीं सकता, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट एफपीआई मनी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थ्रू आया हुआ इंपॉर्टेंट मनी है, जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडिया पर कुछ ठोस एक्शन नहीं ले पाया है इसका। तो इसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। इस कंटेक्स्ट में आपको पी नोट्स का अवेयरनेस होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, एक्सप्लेन पेज में जब आते हैं तो एक्सप्लेन पेज में 3-4 आर्टिकल है जो कि सारे के सारे रेलिवेंट है। पहला आर्टिकल ये है कि पावर टू ब्लॉक कंटेंट। अब गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो अभी 2021 में लाया था, उसमें एक इमरजेंसी प्रोविजन गवर्नमेंट को दिया गया है, गवर्नमेंट ने खुद के लिए दिया है, जिसमें वो चाहे तो किसी भी ऐसे कंटेंट को जो गवर्नमेंट डीम फिट करता है उसको टर्न डाउन, माने उसको टेक डाउन करने के लिए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को इन्फॉर्म कर सकता है, और उन पे कोई रूल बैक का प्रोविजन नहीं, माने एक बार हो गया तो हो गया, उस पर कोई ऐसा यूजर अपना ग्रीवेंस रेज नहीं कर सकता, बिकॉज इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर उसको टेक डाउन करने के लिए बोला गया। अभी रिसेंटली किस लिए हाईलाइट हुआ, क्योंकि रिसेंटली बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आया था, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, वो उसको टेक डाउन करने के लिए बोला गया इन दिस प्रोविजन ओनली। तो इसके बारे में इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, आईटी रूल्स 2021 में, उसके बारे में डिटेल जो आपको पढ़ना जरूरी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर। इसको आप मेंस में भी डेफिनेटली यूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ हाउ सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज आर फेसिंग रेगुलेशंस इन इंडिया, उसके एस्पेक्ट में भी इसको प्रोज एंड कॉन के टर्म्स में देख सकते हो। इस ब्लॉकिंग का क्या होता है, जैसे मैंने बताया, उसको टेक्डन को वापस नहीं लाया जा सकता, वापस रिकोर्स में नहीं लाया जा सकता, उसके बारे में सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल में हाईलाइट किया है। बीच का जो है, इसमें से एक या दो आप रीड कर सकते हो टर्म ऑफ एग्जांपल, बट एज सच वो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली कंटेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट है। फिर इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या होता है। अब देखिए, अभी कोई वैक्सीन हम लोग लेते हैं, तो वैक्सीन अगर हम लेते हैं वायरस, एक पर्टिकुलर वायरस के लिए, अब उसका एक और आइडेंटिफाई सिमिलर वायरस अगर आता है जो कि थोड़ा प्रॉपर्टी में डिफरेंट है, तो हम लोग उसका जब वैक्सीन लेते हैं, तो बॉडी जो इम्यून सिस्टम एक्ट करके जो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, वो फर्स्ट वायरस के अगेंस्ट ही करता है। ये क्यों करता है, बिकॉज वो सिमिलर टाइप का वायरस है। तो इम्यून इम्प्रिंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके तहत ये इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से राइट तरह से एंटीबॉडी क्रिएट हो सकता है बिकॉज ऑफ सिमिलर वायरस।
तो ये एक चैलेंज है बिकॉज़ आप समझ लीजिए कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया और हम लोग वैक्सीन पहले वेरिएंट के लिए लिया, तो ओमिक्रॉन के लिए हमारा बॉडी उतना एक्यूरेटली एंटीबॉडी नहीं जनरेट कर पा रहा है डिस्पाइट टेकिंग वैक्सीन्स। तो एक चैलेंज है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या होता है? ये अपने आप में कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेवेंट प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और इनफैक्ट मेन में भी इसका डेफिनेशन कहीं आपको डालना पड़ सकता है। तो इस वाले एस्पेक्ट को आप थोड़ा-सा रीड कर लीजिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर केरला में अभी मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा इश्यू है इंडिया में। इन जनरल उसमें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के एस्पेक्ट में एलिफेंट के लेके बताया गया केरला में कैसे एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, जिसे हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ पीटी7 टस्कर है जिसको अभी न्यूट्रलाइज़ भी किया गया है। उसको न्यूट्रलाइज़ करके माने उसको कंट्रोल किया गया है बिकॉज़ वो 2 साल से काफ़ी परेशान कर रहा था वहाँ के लोगों को। तो के इसमें कुछ डेटा है कि एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में एलिफेंट वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें केरला खाली वर्स्ट नहीं है, उसमें और भी स्टेट है जिसमें हाई पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स है और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भारी मात्रा में देखी गई है। जैसे बंगाल में भी काफ़ी हद तक देखा गया है, मेजर डैमेज देखा गया है। तो इस परसेप्शन को कैसे मैनेज किया जाए और फिर ट्राइबल पॉपुलेशन वेस्टर्न घाट में है, वो एक्चुअल में सेटलर्स एग्रीकल्चर में ज़्यादा बिलीव करते हैं केरला की पॉपुलेशन हिस्टोरिकली। तो कैसे इस सोशल फेनोमेनन की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हमें ज़्यादा देखने मिलता है केरला में, ये भी आप जान सकते हैं। बिकॉज़ रिसेंट टाइम में काफ़ी पीक पकड़ा है ये इश्यू। तो इसके बारे में थोड़ा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हल्का-सा कॉन्टेक्स्ट है। इसमें आप इसको एग्ज़ाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हो। ये प्रीलिम्स में बिल्कुल पूछने लायक बिल्कुल मैटर नहीं है। ये जो भी आप पढ़ोगे मेंस में आपका फॉरवर्ड पॉइंट्स बनेगा कुछ आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल ये है जर्नलिस्ट के लिए कुछ प्रोटेक्शन है कि नहीं? माने कि अगर कोई कोई फैसला होता है, जर्नलिस्ट ने समझ लीजिए कोई आर्टिकल इन्वेस्टिगेट करके या किसी सोर्स से पता करके अगर पब्लिश किया, तो क्या उसको कोई प्रोटेक्शन है कि नहीं? क्योंकि उसको और उसके सोर्स को दोनों को खतरा हो सकता है, ठीक है? तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आया कि जर्नलिस्ट को अपना सोर्स डिस्क्लोज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस पे अपने एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है कि नहीं? और वर्ल्ड की कंट्रीज़ इसे किस तरह देखती है? जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन का एग्जांपल लेके बताया गया है। तो इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं बिकॉज़ ये मेन का 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल और इनफैक्ट इसको आप कहीं न कहीं एसे में तो डेफिनिटली यूज़ कर सकते हो और इन जनरल कभी-कभी डिस्क्लोज़र में या जर्नलिस्टिक प्रिविलेजेस में कोई क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे उसको आप सब्सटेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो दिस वाज़ इट इन टुडेस न्यूज़पेपर। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन हमारे चैनल सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइलाइटेड पेज पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम चैनल सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में है। वहाँ पे ज्वाइन करें, आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।